Hello friends and welcome to the Exams Made Simple. So we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 10th of April 2019. तो 10 अप्रैल 2019 का न्यूज एनालिसिस देखते हैं. एंड बिफोर वी स्टार्ट, दीज आर द क्वेश्चंस फॉर यू टुडे. कैल्डेराज इज अ फीचर एसोसिएटेड विद. तो कैल्डेरा जो फीचर है इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड है? ऑप्शंस आर ए वॉल्केनोज, बी अर्थक्वेक्स, सी फोल्डिंग ऑफ रॉक्स या डी फॉल्टिंग ऑफ रॉक माउंटेन्स. तो आपको बताना है कि इनमें से कैल्डेराज किससे एसोसिएटेड है. क्वेश्चन नंबर 2 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बेस्ट द कंसेप्ट ऑफ निर्वाण इन बुद्धिज्म. तो निर्वाण को सबसे बेस्ट तरीके से कौन डिस्क्राइब करता है? ऑप्शंस आर ए एक्सटिंक्शन ऑफ द फ्लेम ऑफ डिजायर, बी अ कंप्लीट एनहिलेशन ऑफ सेल्फ, सी अ स्टेट ऑफ ब्लिस एंड रेस्ट, डी अ मेंटल स्टेज बियॉन्ड ऑल कॉम्प्रिहेंशंस. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट इज अनेकांतवाद एंड फ्रॉम विच रिलीजन इट इज एसोसिएटेड विद. तो अनेकांतवाद क्या होता है और ये किससे एसोसिएटेड है आपको बताना है. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. दीज आर द 3 क्वेश्चंस. प्लीज डू ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो. एंड बुक्स के बारे में मैंने मार्च की पीडीएफ भी अपलोड कर दी है. तो मार्च की पीडीएफ अपलोड हो चुकी है द हिंदू कंपाइलेशन की. एंड इसके अलावा पीआईबी भी पूरा अपलोडेड है. लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन बिलो. तो आप वहाँ जाके वो पीडीएफ्स ले सकते हैं, उनको देख सकते हैं. थैंक्स फॉर गिविंग योर सो मच लव टू अस. वी ऑल आर हम्बल्ड बाय योर लव एंड वी आर ऑल ऑनर्ड टू हैव सच अ ग्रेट ऑडियंस विद अस. ओके, सो आपको और बेस्ट ऑफ लक. कीप प्रिपेयरिंग, कीप रिवाइजिंग. ये जो समय है ये नई चीज़ें पढ़ने का नहीं है, रिवाइज करने का है. जितना ज़्यादा आप करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकें और जितना ज़्यादा आप स्टैटिक पोर्शन को रिवाइज कर सकें उतना अच्छा होगा. अगर आपने नोट्स बनाई है एनसीईआरटीज़ के एंड ऑल तो प्लीज़ रिवाइज दैट अगेन एंड अगेन. 2-3 बार उसको और रिवाइज कर लीजिए. टेस्ट सीरीज लगाइए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए. जितनी भी टेस्ट सीरीज आप लगा सकते हो उतनी लगाइए. ओके, तो प्रीलिम्स के जो पेपर आपको मिलता है उनको लगाइए एंड उनके सोल्यूशंस आप जरूर नोट करके रखिए. जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहे हैं वो आप एक अलग जगह कॉपी में जॉट डाउन करके रखें ताकि जो भी पेपर आप जब देने जाएं उसके पहले आप 2 दिन 3 पहले सारे क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज कर सके. सो दैट इज अ सजेशन फ्रॉम माय साइड. मैं एक कोशिश करूंगा कि वीडियो आपको कंप्लीट बनाऊं कि ये लास्ट के 2 महीने आप किस तरीके से यूटिलाइज करें. आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट एज वेल. ओके, सो कीप प्रिपेयरिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन. लेट्स स्टार्ट विद द न्यूज एनालिसिस पार्ट फ्रेंड्स. द फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग बीजेपी एमएलए एंड 4 सिक्योरिटी मैन किल्ड इन दंतेवाड़ा माओइस्ट अटैक. तो दंतेवाड़ा आप सबको पता है कि छत्तीसगढ़ में एक जगह आती है और वहाँ पे ये जो अटैक हुआ है, माओइस्ट अटैक हुआ है, उसमें एक बीजेपी एमएलए की डेथ हुई है और 4 सिक्योरिटी मैन की भी डेथ हुई है. ओके, सो दैट इज़ अ वेरी शेमफुल एक्ट फ्रॉम द माओइस्ट ग्रुप ऑल्सो. हमेशा ऐसा होता रहा है. पिछली बार कांग्रेस के कुछ नेताओं के साथ ऐसा हुआ था, उसके पहले सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर अटैक हो चुका है. तो दैट इज़ ऑल वेरी शेमफुल एंड बहुत ये इस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा इसकी कड़ी निंदा भी करते हैं अपनी तरफ से. एंड नक्सलिज्म इज अ थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी. आप ये टॉपिक भी आपको मिलेगा जब सिक्योरिटी आप जो टॉपिक है दिस इज गिवन देयर इन योर मेंस सिलेबस. ओके, तो मेंस सिलेबस में टॉपिक अपने आप में नक्सलिज्म, थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी. इसकी पूरी आपको हिस्ट्री जाननी पड़ेगी और क्या कैसे इसका स्टार्ट हुआ, आज ये किस तरीके से चेंज हो चुका है. तो मेंस में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि नक्सलिज्म की अप्रोच चेंज हो गई है, माओइज्म की अप्रोच चेंज हो गई है, तो कैसे चेंज हुई है. ये सारी चीज़ें आप दिमाग में रखिएगा. दंतेवाड़ा की बात करें तो दंतेवाड़ा फॉल्स इन द बस्तर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी. याद रखिएगा, दंतेवाड़ा जो होता है वो बस्तर लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी में फॉल करता है, आता है. ओके, तो दैट इज अनदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है. और यहाँ पे श्यामगिरी हिल्स का नाम याद रखेगा. श्यामगिरी हिल्स अगर आपसे कोई पूछे तो वो भी दंतेवाड़ा रीजन में आता है, यानी कि छत्तीसगढ़ में ही आता है. तो श्यामगिरी हिल्स की लोकेशन भी दिमाग में रखिएगा, ये भी आपके छत्तीसगढ़ की ही लोकेशन है. सो दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू रिमेंबर फ्रॉम दिस न्यूज आइटम. ओके, तो इनको याद रखिएगा. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेजेस. आगे की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं न्यूज़. ऑल सेट फॉर पोलिंग इन अरुणाचल प्रदेश. यहाँ पे बेसिकली अरुणाचल की सीट्स के बारे में आया था, तो एक बार फिर से अपन देख लेते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में 2 लोकसभा सीट्स हैं और 60 विधानसभा सीट्स हैं. तो अगर आपसे कोई पूछे अरुणाचल प्रदेश की सीट्स के बारे में तो 2 लोकसभा सीट्स हैं और 60 विधानसभा सीट्स हैं. कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ना, देखो इसका भी आप यूज़ कैसे करेंगे. देखो कभी कभी यूपीएससी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि इनमें से किस किस स्टेट में केवल 1 लोकसभा सीट है और वहाँ पे ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश भी रहेगा. अब अगर आपको अरुणाचल प्रदेश में पता है कि 2 हैं तो वो पहले ही एलिमिनेट हो जाएगा. तो इस तरीके से एलिमिनेशन के टाइम पे ये छोटे छोटे फैक्ट्स भी आपको काम आते हैं. तो सिर्फ मैं फैक्ट्स नहीं बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आपको यूज़ कैसे करना है. बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस. आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे, है ना, तो आपको तैयार रहना है. कैसे भी क्वेश्चन आए अपने को तो निकालना है एग्जाम, है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम. इंश्योर लेवल प्लेइंग फील्ड. कहाँ चला गया यार, एक सेकेंड, मोबाइल चलाते भी नहीं आता है. इंश्योर लेवल प्लेइंग फील्ड, इलेक्शन कमीशन टू डीडी न्यूज़. अब डीडी न्यूज़ का जो बेसिकली यूज़ था वो एक तरीके से बोल सकते हैं मिसयूज़ हो रहा था. एक
पार्टी के फेवर में, मतलब ऐसी ऐसी न्यूज़ दिखाई जा रही हैं जो एक पार्टी के फेवर में है, या फिर ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स दिखाए जा रहे हैं जो कि एक पार्टी के फेवर में है, तो वही है प्रेफरेंशियल कवरेज इसको बोला जाता है। इसको बोला जाता है प्रेफरेंशियल कवरेज, मतलब कि आप वही दिखाओगे जो आपको समझ में आ रहा है, जो आप जिसके लिए आप बाध्य हो। ओके, तो इलेक्शन कमीशन ने डीडी न्यूज़ को ऐसा बोला कि नहीं भैया ऐसा मत करो, आपका काम है न्यूज़ दिखाना, ऐसा नहीं कि प्रेफरेंशियल न्यूज़ दिखाना। आप इस तरीके से दूसरी पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं दोगे। जो आपको देख के बड़े हो रहे हैं, जो आपको देख के वोटर बन रहे हैं, वो तो किसी एक पार्टी को ही फेवर में वोट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट जाती है, ऐसा इलेक्शन कमीशन ने कहा है। एंड प्लीज इंश्योर अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज। और प्रेफरेंशियल न्यूज़, ये भी आपको एक अच्छा वर्ड मिल जाएगा जो कि आप यूज़ कर सकते हैं जब आपको मेंस आंसर राइटिंग में आएगा ना, इलेक्शन से रिलेटेड या क्या चीज़ें हैं, तो मीडिया का अगर कहीं जिक्र आता है तो आपको दिमाग में बिल्कुल बना के रखना कि प्रेफरेंशियल न्यूज़ का मुद्दा भी आपको उठाना है। तो जितना डाइवर्स आप ओपिनियन दे पाएंगे अपने आंसर में, आपको उतना ही ज़्यादा मार्क्स मिलेगा। और अपने को सबको पता है कि अपने को सिर्फ प्रीलिम्स नहीं निकालना, अपने को मेंस भी निकालना है। कल मैंने आपको बताया था वाइस एडमिरल विमल वर्मा के बारे में, जिन्होंने आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल में कल पिटीशन डाल दिया था। उसने क्यों डाला था? क्योंकि उन्होंने कहा था कि सीनियरिटी के बेसिस में उनका नंबर लगना चाहिए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ में, बट अभी कौन है, करमबीर सिंह को बना दिया गया। तो बेसिकली ये सारी चीज़ थी। ओके, एंड ही विड्रू फ्रॉम द आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल हिज पिटीशन। ओके, उन्होंने अपनी पिटीशन को विड्रू कर लिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेरिट वर्सेस सीनियरिटी का केस हमेशा आता रहा है, हमेशा इसके ऊपर डिबेट चलती रही है। तो बी प्रिपेयर टू फेस अ क्वेश्चन लाइक दिस ऑल्सो। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछता है कि मेरिट वर्सेस सीनियरिटी से किसको प्रेफरेंस देना चाहिए, तो आपको दोनों का एक मिक्स्ड आंसर लिखना पड़ेगा कि मतलब मेरिट भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, सीनियरिटी भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीनियरिटी आपको एक्सपीरियंस देता है। तो आपको इस तरह से कुछ बैलेंस्ड करके आंसर लिखना पड़ेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड ना आपको मेरिट का साथ देना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ना आपको सीनियरिटी का साथ देना है ना। तो अपने को इस तरह से बड़ा बैलेंस्ड अप्रोच रख के आंसर लिखना पड़ता है। Jurisdiction no bar in dowry harassment case. Now this is a very important news item. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है अब कि अगर कोई महिला, सपोज अ वुमेन हैज फ्लेड द क्रूएलिटी ऑफ हर मैरिटल होम, अगर सपोज वो अपने ससुराल से भाग के किसी दूसरे स्टेट में चली गई है, सपोज दूसरे स्टेट में चली गई है, ओके, तो वहां पे भी वो केस फाइल कर सकती है अंडर सेक्शन 498 ऑफ आईपीसी। सेक्शन 498 जो कि डाउरी हरासमेंट के अंदर आता है, सेक्शन 498, उसके तहत वो महिला चाहे तो किसी भी स्टेट में जाके कंप्लेंट कर सकती है, ये बोल के कि आपका जो घर है वो हमारे ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता, हाई कोर्ट मना नहीं कर सकती है। तो दिस इज द थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, आप ये बोल के उस महिला का केस ना दर्ज करो, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बेसिकली ये न्यूज़ आइटम है कि महिला चाहे तो कहीं पे भी जाके कंप्लेंट कर सकती है। सपोज अगर वो महाराष्ट्र की महिला है, अगर वो भाग के मध्य प्रदेश आ गई है और मध्य प्रदेश में वो कंप्लेंट करना चाहती है, तो वहाँ पे भी आपको कंप्लेंट उसकी लेनी पड़ेगी। ओके, आप ये नहीं बोल सकते कि हमारा ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। तो सेक्शन 498 आईपीसी याद रखेगा, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ ज्यूरिसडिक्शन काम करेगा। बेसिकली है सेक्शन 498 आईपीसी जरूर याद रखेगा, है ना। अब देखो ये बेसिकली किसके अगेंस्ट है, देखो सीआरपीसी का सेक्शन 177 जो बोलता है, वो ये बोलता है कि क्रिमिनल केसेस कैन बी फाइल्ड एंड ट्राइड ओनली इन कोर्ट्स विदिन हुज ज्यूरिसडिक्शन द क्राइम हैज अकर्ड। तो जिसके ज्यूरिसडिक्शन में क्राइम होता है केवल वहीं के कोर्ट्स देख सकते हैं, ऐसा सीआरपीसी का सेक्शन 177 बोलता है। याद रखिएगा, ये भी सीआरपीसी का सेक्शन 177 बोलता है कि जहां पे क्राइम हुआ है केवल वहीं का हाई कोर्ट उस केस को देख सकता है, क्रिमिनल केस को। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये चीज सेक्शन 498 में लागू नहीं पड़ेगी। मतलब कि महिला अगर डाउरी हरासमेंट के कारण भागी हुई है तो उसका केस आपको लेना पड़ेगा, चाहे वो ज्यूरिसडिक्शन में आए या ना आए। सो दैट इज द न्यूज आइटम विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई होगी, है ना। सेंटर डिनाइज आरटीआई प्ली ऑन सीआईसी अपॉइंटमेंट्स। तो सेंटर ने बेसिकली आरटीआई प्ली को वो कर दिया है, हटा दिया है। क्यों? उस प्ली में ये बोला गया था कि आप जो अभी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के मेंबर्स हैं उनको किस तरीके से, किस प्रोसेस के थ्रू आप उन वैकेंसीज को भर रहे हो। 4 वैकेंसीज थी, ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रही थी 4 वैकेंसीज के लिए सीआईसी यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में। तो जो सेंटर है उसने डिनाई कर दिया कि आपको ये जानने का अधिकार नहीं है। ओके, तो याद रखिएगा। एंड सीआईसी के बारे में आपको पता है, इट्स आरटीआईज हाईएस्ट अपीलेट बॉडी। तो सीआईसी खुद आरटीआई की हाईएस्ट अपीलेट बॉडी है। और वहाँ के अपॉइंटमेंट के बारे में जब पूछा गया तो सेंटर ने बोला कि नहीं, आपको हम नहीं बता सकते, है ना।
कुछ चीजें आपको सीआईसी के बारे में बताते हो, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में। इट इज याद रखिएगा, इट वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन 2005 अंडर द प्रोविजंस ऑफ आरटीआई एक्ट। तो आरटीआई एक्ट के प्रोविजंस के तहत 2005 में इसको बनाया गया। इट्स अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये भी याद रखिएगा, सीआईसी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। एंड इट कंसिस्ट ऑफ चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन एंड नॉट मोर देन 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स। एक चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर होता है और नॉट मोर देन 10 इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स, ये भी याद रखिएगा। ओके, एंड दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ कमिटी। एक कमेटी होती है जो कि रिकमेंड करती है प्रेसिडेंट को और प्रेसिडेंट फिर उसको अपॉइंट करता है फाइनली। और कमेटी के मेंबर कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होता है चेयरपर्सन, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ इन द लोकसभा, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ये 3 मेंबर होते हैं उस कमेटी में। प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन होता है, लीडर ऑफ अपोजिशन होता है लोकसभा का, एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। ओके, एंड दे शुड बी पर्सन्स ऑफ एमिनेंस इन पब्लिक लाइफ विद वाइड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन लॉ, साइंस, टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, मास मीडिया, एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नेंस। याद रखिएगा 5 साल या 65 साल का इनका टर्म होता है, जो इनका ऑफिस टर्म होता है वो 5 साल या 65 साल का होता है। याद रखिएगा, दे शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। दे शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये भी याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट्स हैं। एंड जुरिस्डिक्शन ऑफ सीआईसी एक्सटेंड्स ओवर ऑल द सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज, सारे सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज में इनका जुरिस्डिक्शन होता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आई होप ये पूरा चैप्टर ही आपका क्लियर हो गया, सीआईसी का पूरा चैप्टर ही कवर हो गया, है ना। ब्लिंकर्स ऑन, बेसिकली ये एडिटोरियल है मैनिफेस्टो ऑफ बीजेपी में। तो जो 3 बेसिक चीज़ों पे फोकस किया गया है जो बीजेपी का मैनिफेस्टो है, एक है नेशनलिज्म, दूसरा है वेलफेयर ऑफ पुअर और तीसरा है गुड गवर्नेंस। तो ये 3 बेसिक है, याद रखिएगा। टेक्नोलॉजी एंड अनहरीड माइंड, बेसिकली ये आर्टिकल जो है वो वीवीपैट और ईवीएम के ऊपर है। अब ऑथर ने हाईलाइट किया है कि ईवीएम जब से आया है तब से बूथ कैप्चरिंग और हाई प्रपोर्शन ऑफ इनवैलिड वोट्स, ये 2 चीज़ें कम हो गई हैं। बूथ कैप्चरिंग, जो मास रिगिंग, मैंने आपको कंसेप्ट कई बार समझाया मास रिगिंग का, वो चीज़, बूथ कैप्चरिंग, और तीसरी चीज़ जो मैंने बताया इनवैलिड वोट्स। ये 3 फायदे ईवीएम के आने से हुए हैं। कभी आपसे क्वेश्चन पूछे, प्रीलिम्स में भी पूछ सकता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग ईवीएम। बूथ कैप्चरिंग कम हुई है, यस हुई है। दूसरा, इनवैलिड वोट्स कम पड़ते हैं, बिल्कुल इनवैलिड वोट्स कम पड़ते हैं। तीसरा, मास रिगिंग नहीं पॉसिबल है, मास रिगिंग नहीं पॉसिबल है। ये तीनों एडवांटेजेस हैं ईवीएम के आने के। ओके, अब जब से अब देखा होगा आपने, अब रिसेंटली इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट में केस चला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब और ज़्यादा आपको मशीनें चेक करनी पड़ेंगी वीवीपैट के लिए। आपको 5 मशीनें पर कंस्टिट्यूएंसी चेक करनी पड़ेगी। तो उसके आने से और ज़्यादा आप उसमें आ जाएगा। इसके बाद मतलब ऑथर का कहना है कि इसके बाद और ज़्यादा वेरीफाई कर सकते हैं आप और ज़्यादा देख सकते हैं कि इसमें कोई भी ऐसी धांधली नहीं हुई है, कोई भी गलती नहीं हुई है, तो इसको और ज़्यादा वैलिड आप कर सकते हैं। नाउ इलेक्शन कमीशन हैज़ आर्ग्यूड, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि जब आप बढ़ा देंगे वीवीपैट्स का तो इससे जो डिले होगा बेसिकली वो डिले ये हो जाएगा कि 6 दिन से ज़्यादा का डिले होगा, 6 दिन से ज़्यादा का डिले होगा। ओके, 50% अगर वीवीपैट का हम करते हैं, 50% अगर वीवीपैट का काउंटिंग करते हैं तो 6 दिन से ज़्यादा इलेक्शन रिजल्ट्स डिले हो जाते हैं। ये बात उन्होंने बोली है। ओके, एंड ये ऑथर ने बहुत सारी चीज़, मतलब फिर ज़्यादा कुछ खास आर्टिकल में नहीं था, वही सारी चीज़ें थी कि वीवीपैट कब से आया। वीवीपैट, यहाँ पे एक पॉइंट है, वीवीपैट यानी कि वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल इज अ फाइन मैकेनिकल रिस्पॉन्स टू द सस्पिशन दैट ईवीएम्स कैन बी मैनिपुलेटेड। तो जो लोगों को शक था कि ईवीएम मैनिपुलेट हो जाता है तो उसके लिए ये वीवीपैट आ गया। ओके, तो याद रखिएगा ये सारी चीज़ें हैं और यही इस आर्टिकल बताया गया है वीवीपैट और ईवीएम के बारे में। क्लोजर ऑन सिनिसिज्म, बेसिकली दिस एडिटोरियल इज ऑन वीवीपैट। ये केवल वीवीपैट पे, देखो इलेक्शन का मौसम है तो आपको ऐसे एडिटोरियल्स ही मिलेंगे, है ना। अब सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली बोल दिया कि 1 से बढ़ा करके 5 रैंडम ईवीएम पर असेंबली आपको चेक करना पड़ेगा, 5 रैंडम ईवीएम। तो मैंने आपको ऊपर बताया ना कि अब पहले एक होती थी, 1 ईवीएम यानी कि 1 वीवीपैट के काउंटिंग होती थी चिट्स का, अब होगा 5 ईवीएम्स का काउंट, 5 वीवीपैट्स का काउंटिंग होगा चिट्स के साथ। ओके, तो ऑथर ने कहा है कि इससे क्या होगा कि और ज़्यादा, एक तो थोड़ा डिले तो होगा, ठीक है, लेकिन और ज़्यादा मशीनें चेक होंगी। जब और ज़्यादा मशीनें चेक होंगी तो जो अभी तक इनसाइडर फ्रॉड की बात चलती थी कि अभी इनसाइडर फ्रॉड हो रहा है, तो जब रैंडम सिलेक्शन होगा तो इनसाइडर फ्रॉड के केसेस कम होंगे। मतलब ये जो आपके दिमाग में शक था कि यार अंदर जब स्ट्रांग रूम में रखा रहता है, देखो स्ट्रांग रूम बोलते हैं उसको, जहाँ पे भी ये मशीनें रखी जाती हैं उनको बोलते हैं स्ट्रांग रूम। तो कुछ लोगों का शक ये था कि स्ट्रांग रूम में भी अंदर थोड़ा फेरबदल हो जाती है ना। तो वो सारे चीज़ें भी अब इशूज़ सॉल्व हो जाएंगे आफ्टर दिस जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। हो सकता है थोड़ा डिले हो, लेकिन इसके आने के बाद थोड़ा सा और ज़्यादा इसके ऊपर क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी और ज़्यादा इसके ऊपर विश्वास बढ़ेगा लोगों का, है ना।
ना ऑथर का ये सजेशन है कि इलेक्शन कमीशन को फोकस करना चाहिए टेक्निकल ग्लिचेस को कम करने में। तो टेक्निकल ग्लिचेस जो आते हैं, जैसे बहुत सारे केसेस मैंने देखा कि ईवीएम ही खराब हो गई, 2-4 वोट्स पढ़ने के बाद आपका वीवीपैट ही खराब हो गया, फिर उसको चेंज करना पड़ा, फिर फाइनली दोनों वीवीपैट्स का काउंटिंग होगा। तो ये सारी चीज़ें कम से कम हो और टेक्निकल ग्लिचेस के कारण कोई समस्या ना आए, तो ये ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है, ऐसा ऑथर का कहना है। ब्रेक्जिट एंड द फ्रेजिलिटी ऑफ द यूके। अब इस आर्टिकल में बहुत कुछ आपको यूके के बारे में सीखने को मिलेगा। वैसे मैं अमूमन कोशिश करता हूं कि ऐसी ज्यादा आपको ना बताऊं, लेकिन इस आर्टिकल में 2-3 अच्छी चीजें थी तो मैं आपको बता देता हूं। ब्रेक्जिट कैसे होगा, यूनिटी को इंपैक्ट करेगा यूनाइटेड किंगडम की, तो वो देख लेते हैं अपन। ब्रेक्जिट आप सबको पता है कि ब्रिटेन्स एग्जिट फ्रॉम द यूरोपियन यूनियन इज नोन एज ब्रेक्जिट। ब्रिटेन का एग्जिट कहां से, यूरोपियन यूनियन से, उसको बोलते हैं ब्रेक्जिट। अब पहले मैं आपको बता देता हूं कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर कौन कौन आता है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर आता है वेल्स, स्कॉटलैंड, नदर्न आयरलैंड। याद रखिएगा, वेल्स, स्कॉटलैंड, नदर्न आयरलैंड, ये सब मिला दो अगर आप तो यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। लंदन वंडन ठीक है आपको पता है, इंग्लैंड तो आपको पता ही है, लेकिन इसके साथ आपको वेल्स मिलाना पड़ेगा, स्कॉटलैंड मिलाना पड़ेगा, नदर्न आयरलैंड मिलाना पड़ेगा, तब जाके आपको पूरा यूनाइटेड किंगडम मिलेगा। वेल्स जो आया था, वेल्स वॉज ब्रॉट अंडर द इंग्लिश रूल इन द 13th सेंचुरी। वेल्स 13वीं शताब्दी में, 13th सेंचुरी में इसके अंदर आया था। आयरलैंड जो इनकॉर्पोरेट हुआ था वो मिलिट्री फोर्स प्लस पॉलिटिकल परसुएशन से आया था 1801 में। आयरलैंड कब आया था, 1801 में। और स्कॉटलैंड कब आया था, मिलिटरीली नहीं आया था, बट इट वॉज परसुएडेड टू ज्वाइन द यूनियन इन 1707। तो आपको देखना है कि 13th सेंचुरी में वेल्स आया, स्कॉटलैंड आया 1707 में परसुएशन के थ्रू, और 1801 में आया आयरलैंड आया। ओके, याद रखिएगा। अभी एक और चीज आर्टिकल में बताएगी कि स्कॉटिश इंडिपेंडेंस के लिए भी एक रेफरेंडम हुआ था 2014 में स्कॉटलैंड के इंडिपेंडेंस के लिए, बट उन्होंने फेवर में दिया यूके के, मतलब कि यूके के साथ रहना चाहते हैं, यूनाइटेड किंगडम के साथ रहना चाहते हैं। तो वही सारी चीजें इस आर्टिकल में बताई गई, बट काफी चीजें सीखने को आपको मिली होंगी कि कब कब कौन कौन बना, कैसे आपका यूनाइटेड किंगडम बना। इज देयर अ प्रॉब्लम विद 10% कोटा। अब ये जो आर्टिकल लिखा गया बेसिकली इसमें ऑथर ये कहना चाहता है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन तो ऑलरेडी वेल रिप्रेजेंटेड है। आप 10% का रिजर्वेशन दे रहे हो, लेकिन उनका जो अगर आप शेयर देखो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में या प्राइवेट प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस में, तो उनका ऑलरेडी 10% से ज़्यादा उनका शेयर ऑलरेडी है। किसका शेयर नहीं, इनका कहना है कि SC ST और OBC अंडर रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑथर ने एक नया पॉइंट ही निकाल दिया है कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस तो ऑलरेडी हैं, लेकिन जो है नहीं प्रॉपर्ली वो है SC ST और OBC, क्योंकि उनका अगर 49.5% है तो पब्लिक इंस्टीट्यूशन में उनका शेयर केवल 44% है। रिजर्वेशन 49% है, लेकिन उनका शेयर केवल 44% है। और अगर हम प्रीमियर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो वहाँ पे उनका परसेंटेज और कम हो जाता है। जैसे NIRF की रैंकिंग आई ना अभी, नेशनल इंस्टीट्यूशंस रैंकिंग फ्रेमवर्क, तो ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस है, यहाँ पे इनका परसेंटेज और घट जाता है। तो ऑथर का बेसिकली यही कहना है कि 10% तो ऑलरेडी वो लोग थे, और जिनका नहीं है वो है SC ST और OBC। तो ऐसा इनका कहना है। द राइट टू क्रिटिसाइज, अब यहाँ पे भी बात कर लेते हैं राइट टू क्रिटिसाइज। अभी रिसेंटली मणिपुर हाईकोर्ट ने बोला कि किशोर चंद्र वांगखेम का जो के ऊपर जो केस लगाया गया था नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत, उनके ऊपर सिडिशन यानी देशद्रोह का आरोप लगाया गया था, वो बिल्कुल गलत है, बेफिजूल है, उनको बाइज्जत बरी किया जाता है, उनको बाइज्जत बरी किया गया। मणिपुर हाईकोर्ट का ये केस था। ओके, अब ऑथर का ये कहना है बेसिकली कि यहाँ पे मणिपुर हाईकोर्ट ने एक बहुत अच्छी चीज को रिस्टोर किया है, वो है राइट टू क्रिटिसाइज। ओके, यू हैव द राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। आपके पास एक राइट है कि आप गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर सको, है ना। आर्टिकल 19 का 1 का ए जो सेक्शन है वो अपहेल्ड किया गया था सुप्रीम कोर्ट इन रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 केस में। आर्टिकल 19(1) का ए जो है उसको अपहेल्ड किया गया था बाय सुप्रीम कोर्ट इन रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950 केस। एक बहुत इंपॉर्टेंट केस इसमें आया है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 का केस है। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, इसका जजमेंट याद रखिएगा, इसको आप कोट भी कर सकते हैं अगर आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं। राइट टू क्रिटिसाइज द सेडिशन के ऊपर अगर आप आंसर लिख रहे हैं, इसको जरूर कोट करिएगा। केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 केस है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि मेयर क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट इज नॉट सेडिशन, mere criticism of the government is not sedition unless it is an incitement to violence। याद रखिएगा, जब तक वायलेंस के लिए आप नहीं बोलते हो या पब्लिक ऑर्डर को ब्रीच करने की बात नहीं करते हो, तब तक मेयर क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट कैन नॉट बी टेकन एज सेडिशन, तब तक उसको सेडिशन नहीं बोल सकते। ऐसा केदारनाथ सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1962 केस में ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है। याद रखिएगा इस चीज को, इसको जरूर नोट करिएगा, इसको जरूर आंसर में मार्क करिएगा। लेकिन इंडिया में अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। इंडिया में हमेशा थोड़ा सा भी कोई कुछ बोल देता है गवर्नमेंट के खिलाफ तो उसको एंटी नेशनल बोल देते हैं, पता नहीं क्या, कि क्रिटिसिज्म का ही आपके पास अधिकार नहीं। असीम त्रिवेदी का एग्जांपल देख लीजिए, बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे
ऐसे फालतू में ही सिडिशन लग जाता है। सिडिशन का एक्ट भी याद रखिएगा, सेक्शन याद रखिएगा 124A, आईपीसी का 124A जो है वो सिडिशन में क्रिमिनलाइज्ड है, तो ये भी याद रखिएगा। फ्लो ऑफ मनी रेमिटेंसेस की बात कर लें तो यहाँ पे याद रखिएगा इंडिया, चाइना और मैक्सिको हैं जिन्होंने हाईएस्ट शेयर ऑफ रेमिटेंस लिया है। इंडिया ने हाईएस्ट लिया है, इंडिया, चाइना एंड मैक्सिको हैज रिसीव्ड द हाईएस्ट शेयर ऑफ रेमिटेंसेस। और इंडिया का अगर रेमिटेंस देखें तो सबसे अधिक यूएई से आया है, फिर यूएसए से आया है, फिर सऊदी अरेबिया से आया है। यूएई, यूएसए एंड सऊदी अरेबिया, ये 3 कंट्रीज हैं जो हाईएस्ट रेमिटेंस इंडिया को देती हैं। याद रखिएगा रेमिटेंस मतलब बाहर से जो आने वाला पैसा है। इंडिया, चाइना, मैक्सिको, और इंडिया में भी सबसे अधिक कहाँ से, यूएई, देन यूएसए, देन सऊदी अरेबिया। ओके, याद रखिएगा। तो क्लैरिटी आ रही है ना, मज़ा आ रहा है न्यूज़ में कि नहीं आ रहा है? मज़ा आना चाहिए यार, है ना, और सीखने को मिलना चाहिए। यहाँ ये देखो, ये भी आदमी सोच रहा है कि मेरी ऑटोबायोग्राफी कैसी लिख दी गई, तो इनकी ऑटोबायोग्राफी लिखी गई है गोपालगंज टू रायसीना, नाम है गोपालगंज टू रायसीना, माय पॉलिटिकल जर्नी। याद रखिएगा, रूपा पब्लिकेशन, ये ज्योग्राफी ऑप्शन में बहुत इंपॉर्टेंट पब्लिकेशन है, रूपा मेड सिंपल। सॉरी, ये उसकी बुक नहीं होगी, लेकिन रूपा मेड सिंपल ज्योग्राफी ऑप्शनल जो लिए हैं उनको पता होगा कि पढ़नी पड़ती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट का किताब है। तो अगर आपका नहीं हो रहा है सिलेक्शन मेंस देने के बाद भी, आपका मतलब एटलीस्ट इंटरव्यू तक अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो आप रूपा मेड सिंपल जरूर ट्राई करिएगा। अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शनल के स्टूडेंट हैं तो आपको ज़रूर मौका मिलेगा, क्योंकि मेरा ऑप्शनल भी ज्योग्राफी है, बता सकता हूँ मैं आपको। ऑटोबायोग्राफी का नाम है गोपालगंज टू रायसीना, माय पॉलिटिकल जर्नी। ये को ऑथर्ड की गई है किताब बाय निर्मल वर्मा। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? यहाँ पे को ऑथर्ड इसके हैं निर्मल वर्मा भी हैं। अब ये माय पॉलिटिकल जर्नी मतलब एक लालू प्रसाद यादव तो है ही, तो पता नहीं उन्होंने क्या लिखा है उसमें, है ना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रीडिंग दैट बुक एज वेल। मैं बिल्कुल नहीं लूँगा कि मैं पढ़ के आपको बताऊँगा, क्योंकि मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। So let's move to the next pages. IMF forecast dip in global growth in 2019. IMF ने बोला है कि जो ग्लोबल ग्रोथ है वो कम होने वाली है। इसमें गीता गोपीनाथ का नाम जरूर देखिएगा, चीफ इकोनॉमिस्ट है IMF में। गीता गोपीनाथ भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब भारत से थी ये, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनका पोस्ट भी। गीता गोपीनाथ याद रखिएगा, चीफ इकोनॉमिस्ट है एट द IMF, याद रखिएगा, चीफ इकोनॉमिस्ट एट द IMF। एक रिपोर्ट का नाम भी है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी IMF निकालता है, ये भी याद रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2019 रिपोर्ट कौन निकालता है? IMF निकालता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। आई होप आपको क्लैरिटी आ गई, क्योंकि इन्होंने कहा है कि जो वर्ल्ड की ग्रोथ है, ग्लोबल ग्रोथ है, उसमें थोड़ा डिप आएगा, याद रखिएगा। नो अपॉलॉजी फॉर जलियांवाला बाग फॉर नाउ सेज यूके। यूके ने कहा है कि हम कोई अपॉलॉजी नहीं मांगते हैं जलियांवाला बाग के लिए। दिस इज अ वेरी शेमफुल एक्ट फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम एज वेल। 13 अप्रैल 1919, किसको नहीं पता है जलियांवाला बाग ट्रेजेडी के बारे में, जब रेजिनाल्ड डायर ने ओपन फायर कर दिया था, जो कि पीसफुल गैदरिंग थी। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू के अरेस्ट के अगेंस्ट वो मीटिंग हुई थी। ओके, 1919 का समय था, 13 अप्रैल 1919 का समय था। जलियांवाला बाग, रेजिनाल्ड डायर का नाम याद रखेगा, उन्होंने ओपन फायर करवा दिया था और फिर उसको मार भी दिया हमारे यहाँ के भाई ने, है ना। ठीक किया यार, अच्छा किया। मेजर बैंक्स बिगिन टू स्लैश द लेंडिंग रेट्स, EMI सेट टू ड्रॉप। अब अगर आपको आईफोन लेना है तो EMI पर आप ले सकते हैं, कुछ भी अगर आपको लेना है तो आप EMI पर ले सकते हो, क्योंकि बैंक्स ने अपना लेंडिंग रेट घटाने की बात कर दी। अब क्यों देखो घटाने की बात क्यों की है, क्योंकि 2-3 दिन पहले अपन ने डिस्कस किया था इस चीज़ को कि RBI जब रेपो रेट डिक्रीज करता है, इसका मतलब है कि वो चाहता है कि बाकी के बैंक्स भी अपना जो लेंडिंग रेट है वो डिक्रीज कर दें, ताकि ग्रोथ को थोड़ा पुश मिल सके, है ना। तो अभी RBI ने किया। अब अगर ये लोग नहीं करते तो जो ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी था वो प्रॉपर नहीं हो पाता। तो वही प्रॉपर ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसीज होने के लिए बाकी के बैंक्स ने भी अपने लेंडिंग रेट्स को स्लैश करना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे अगर आपको लोन लेना है तो अभी आप ले सकते हैं, है ना। इंडियाज गोल्ड रिजर्व्स इंक्रीजेस मार्जिनली इन फरवरी, दिस इज वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल इज सेइंग। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का कहना है कि इंडिया का जो गोल्ड होल्डिंग है, जो इंडिया का गोल्ड रिजर्व है, वो बढ़ गया है एंड 10th पोजीशन पे आ गए हैं, 10th पोजीशन ने मेंटेन रखी है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल कैसा कहना है। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है कौन, किस चिड़िया का नाम है देखते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल बेसिकली एक मार्केट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द गोल्ड इंडस्ट्री, मतलब कि चाहता है कि गोल्ड की डिमांड सस्टेन रहे, ताकि इनका भी दाना पानी चलता रहे। तो ये बेसिकली यही चाहते हैं कि गोल्ड की डिमांड घटे ना, सस्टेनेबल डिमांड रहे हमेशा। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, इसका हेडक्वार्टर जो वो लंदन में है। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में। इसके ऑफिस लेकिन इंडिया, USA, सिंगापुर, इन जगहों पर भी हैं। तो इंडिया में भी इसका ऑफिस है। तो अगर आपको एक स्टेटमेंट याद है कि इट हैज़ ऑफिस ओनली इन इंडिया, तो याद रखिएगा। और टॉप 10 कंट्रीज गोल्ड रिजर्व में अगर देखें, इंडिया है, फिर रशिया, चाइना भी है उनके अंदर, तो ये भी एक चीज़ है, याद रखिएगा। एंड यही सारी चीज़ें हैं यार,
आपको, आई होप आपको आ गया होगा। इंडिया बिकम्स यूट्यूब्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इंडिया यूट्यूब का लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट कौन है, तो वो इंडिया बन गया है। एंड लास्ट 1 ईयर में द वीडियो शेयरिंग वेबसाइट्स कंजम्पशन ऑन मोबाइल फोन हैज इंक्रीज टू 85%। तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है इंडिया में। तो इंडिया जो है वो लार्जेस्ट लोकेशन बन गई है, फास्टेस्ट लोकेशन ग्रोइंग लोकेशन बन गई फॉर योर यूट्यूब। आर्सेलर मित्तल में हैव टू डिपॉजिट अ बिड अमाउंट ऑफ 42,000 करोड़। दिस इज व्हाट एनसीएलटी इज सेइंग। तो आर्सेलर मित्तल, याद रखिएगा, एसआर ग्रुप को टेक ओवर कर रहे थे। एसआर ग्रुप को टेक ओवर करने के लिए उनको 42,000 करोड़ देना पड़ेगा, ऐसा एनसीएलटी ने कहा है। एनसीएलटी के बारे में बताए बिना नहीं छोड़ना चाहिए। एनसीएलटी याद रखिएगा नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है। अब देखो, पहले मैं आपको एनसीएलटी के बारे में बताया। तो जो बेसिक एनसीएलटी है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, वो इंसॉल्वेंसी के केसेस देखती है फॉर द कंपनीज एंड ऑल। ओके, कंपनीज के लिए देखती है। जस्टिस इरादी कमेटी थी जिसने एक रिकमेंडेशन दिया था, जस्टिस इरादी कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था, उसके बाद एनसीएलटी को बनाया गया। इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 में डाला गया, कंपनीज एक्ट 2013 में भी इसको डाला गया, याद रखिएगा। और एनसीएलटी जो है वो उसकी अपीलेट बॉडी है। एनसीएलटी की अपीलेट बॉडी कौन है? एनसीएलटी, जो कि सेक्शन 410 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में आता है। ओके, तो ये भी आपको बताना ज़रूरी है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर भी आता है, मैंने आपको कई बार बताया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें भी आप दिमाग में रखेगा। और आर्सेलर मित्तल याद रखेगा, एसआर ग्रुप को टेक ओवर करना है, ये भी आपको दिमाग में रखना है। सो दैट इज इट फ्रॉम द डे फ्रेंड। आई होप यू लाइक दैट वीडियो। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।